हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शुभम लेक्चरर। आई एम शुभम गोस्वामी और आप सभी का स्वागत है क्लास 12 इंग्लिश के एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो में। स्टूडेंट, आज का ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए इम्पॉर्टेंट है जो 12th में हैं और जिनको इस बार 2023 बोर्ड एग्जाम देना है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 12th इंग्लिश प्रोज के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, वो भी आंसर के साथ। देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे कि सर आप 12th इंग्लिश के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर वीडियो बनाइए। तो देखिए, जो आपका 12th इंग्लिश है वो 3 पार्ट में डिवाइड है, प्रोज, पोएट्री एंड सप्लीमेंट्री रीडर। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं आपको प्रोज के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को बताने वाला हूं। ऐसे ही धीरे धीरे हम पोएट्री और सप्लीमेंट्री रीडर के भी क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन हम स्टार्ट करेंगे अपने प्रोज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से। ठीक है, जिसमें अब मैं इस वीडियो में आपको, जैसे आपका फर्स्ट चैप्टर है द लास्ट लेसन, सेकंड चैप्टर है लॉस्ट स्प्रिंग और थर्ड चैप्टर है डीप वाटर, इन सभी चैप्टर के क्वेश्चंस को इस वीडियो में पढ़ेंगे, वो भी हिंदी मीनिंग के साथ। तो आपको एक एक क्वेश्चन ध्यान से देखना है, उसको नोट करते हुए चलना है और सभी क्वेश्चन को समझना है, ताकि जब बोर्ड एग्जाम में एक क्वेश्चन आए आप उसका आंसर आसानी से लिख सकें। ठीक है, तो चलिए एक एक क्वेश्चन को देखते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि सभी वीडियो आपको टाइम से मिलते रहें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हम देखते हैं क्या है। देखिए, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है ये हमारे प्रोज के फर्स्ट चैप्टर से है और शायद ये क्वेश्चन मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। ठीक है, जिन बच्चों ने पढ़ा है बहुत अच्छी बात है। ठीक है, लेकिन यहां पर हम दोबारा पढ़ेंगे और इसके आगे के जो क्वेश्चन है वो कि दूसरे प्रकार के क्वेश्चन है, उसको अभी किसी ने नहीं पढ़ा होगा। ठीक है, और वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो पहले इसको पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 जो हमारा है ये द लास्ट लेसन चैप्टर का क्वेश्चन है। अब आप ऐसा मत समझिएगा कि लास्ट लेसन हमारा फर्स्ट लेसन, इसका नाम है द लास्ट लेसन। ठीक है, देखिए क्या है, व्हाट अनाउंसमेंट डिड एम हेमल मेक, यानी कि एम हेमल ने क्या घोषणा की। व्हाट वाज द इंपैक्ट ऑफ हिज ऑन फ्रेंच, और फ्रेंच पर इसका क्या प्रभाव पड़ा। तो देखिए, एम हेमल जो है वो एक टीचर है, फ्रेंच जो है ये एक स्टूडेंट है। ठीक है, तो क्वेश्चन है कि एम हेमल ने क्या घोषणा की और फ्रेंच पर इसका क्या प्रभाव पड़ा। तो देखिए, सिंपल सा आंसर है द अनाउंसमेंट मेड बाय एम हेमल, यानी कि एम हेमल के द्वारा घोषणा की गई दैट की देयर वाज एन ऑर्डर, यानी कि देयर वाज यहां था एन ऑर्डर, एक आदेश, कम COME कर दीजिएगा, कम फ्रॉम बर्लिन, यानी कि बर्लिन से आया है, टू स्टॉप टीचिंग फ्रेंच, यानी कि फ्रेंच की पढ़ाई रोकने के लिए। तो क्या कहा गया है कि एम हेमल द्वारा घोषणा की गई कि बर्लिन से फ्रेंच की पढ़ाई को रोकने के लिए एक आदेश आया है, यानी कि अब हमारे स्कूल में फ्रेंच नहीं पढ़ाया जाएगा, ऐसा आदेश आया था बर्लिन से। ठीक है, समझ में आ रहा है। आगे देखिए क्या है, एंड दैट, और कि दिस वाज देयर लास्ट फ्रेंच लेसन, यह उनका अंतिम फ्रेंच पाठ था। ठीक है, तो बर्लिन से एक आदेश आया था कि हमारे स्कूल में फ्रेंच नहीं पढ़ाया जाएगा, तो जब नहीं पढ़ाया जाएगा तो यह उनका अंतिम फ्रेंच पाठ था। ठीक है, आगे देखते हैं, सीम्ड टू बी ए थंडर क्लैप टू फ्रेंच। देखिए, सीम्ड मतलब ऐसा लग रहा था, टू बी ए थंडर क्लैप, थंडर क्लैप का मतलब होता है वज्रपात। ठीक है, बहुत बुरा लग रहा था किसको, फ्रेंच को, टू फ्रेंच को। ठीक है, तो यह फ्रेंच के लिए एक वज्रपात के समान था। जब उसने सुना कि अब हमारे स्कूल में फ्रेंच नहीं पढ़ाया जाएगा तो फ्रेंच के अंदर एक घड़घड़ाहट सी महसूस हुई। ठीक है, उसको उसके लिए एक वज्रपात के समान यह बात लगी। आगे देखिए, ही वुड नो लॉन्गर बी एबल टू लर्न फ्रेंच हिज मदर टंग, यानी कि वह अब अपनी मातृभाषा फ्रेंच को नहीं पढ़ पाएगा। जैसे हमारी मातृभाषा हिंदी है, वैसे उनकी मातृभाषा फ्रेंच थी। ठीक है, तो उसे अफसोस था कि वह अब अपनी मातृभाषा फ्रेंच को कभी नहीं पढ़ पाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर समझ में आ गया। फिर से एक बार समझते हैं। देखिए, क्वेश्चन था व्हाट अनाउंसमेंट डिड एम हेमल मेक, एम हेमल ने क्या घोषणा की, व्हाट वाज द इंपैक्ट ऑफ हिज ऑन फ्रेंच, और फ्रेंच पर इसका क्या प्रभाव पड़ा। तो देखिए, द अनाउंसमेंट मेड बाय एम हेमल द्वारा घोषणा की गई दैट की देयर वाज एन ऑर्डर कम फ्रॉम बर्लिन। ठीक है, कम फ्रॉम बर्लिन टू स्टॉप टीचिंग फ्रेंच, यानी कि बर्लिन से
फ्रेंच की पढ़ाई रोकने के लिए एक आदेश आया था एंड दैट दिस वाज देयर लास्ट फ्रेंच लेसन, और यह उनका अंतिम फ्रेंच पाठ था। सीम्ड टू बी ए थंडर क्लैप टू फ्रेंच, जो कि फ्रेंच को एक वज्रपात के समान लगा। ठीक है, ही वुड नो लॉन्गर बी एबल टू लर्न फ्रेंच हिज मदर टंग, और फ्रेंच को ऐसा लगा कि वह अपनी मातृभाषा फ्रेंच को अब कभी पढ़ नहीं पाएगा, अब कभी पढ़ने में समर्थ नहीं होगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आ गया। अब चलिए देखते हैं हमारा सेकेंड क्वेश्चन क्या है। अब देखिए स्टूडेंट, जो हमारा सेकेंड क्वेश्चन है वो भी इसी चैप्टर का क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन क्या है, हाउ डिड फ्रेंच परफॉर्म व्हेन हिज टर्न केम टू रिसाइट, यानी कि जब फ्रेंच के सुनाने की बारी आई तो उसने कैसा प्रदर्शन किया। देखिए फ्रेंच क्लास में बैठा है, ठीक है, टीचर उसके सामने है। अब जब फ्रेंच के सुनाने की बारी आई तो उसने कैसा परफॉर्म किया, उसने कैसा प्रदर्शन किया, तो उसको यहां पर पूछा जा रहा है। ठीक है, तो देखिए क्या है, व्हेन इट वाज फ्रेंच टर्न टू रिसाइट, यानी कि जब फ्रेंच के सुनाने की बारी आई। सुनाने का मतलब जैसे कोई चीज टीचर ने कहा हो याद करने को, आप याद करके नहीं आए हैं, तो फ्रेंच याद करके नहीं गया था, तो जब उसके सुनाने की बारी आई तो देखिए क्या हुआ, ही गॉट मिक्स्ड अप का मतलब उलझ गया। ठीक है, ऑन द फर्स्ट वर्ड, यानी कि पहले ही शब्द में, एंड स्टूड और खड़ा रहा, हिज प्लेस अपने स्थान पर, एसेम्ड शर्मिंदा होकर। तो जब फ्रेंच के सुनाने की बारी आई वह पहले ही शब्द में उलझ गया, उसे पता ही नहीं था। ठीक है, एंड स्टूड एट हिज प्लेस असेम्ड, और अपने स्थान पर शर्मिंदा होकर वो खड़ा रहा। ठीक है, आगे देखिए क्या है, ही डिड नॉट हैव द करेज, करेज का मतलब होता है साहस। ठीक है, उसके पास साहस, करेज का मतलब होता है साहस, करेज साहस, टू लुक अप, उन्हें देखने, एंड फेस हिज टीचर, और अपने टीचर का सामना करने। ठीक है, तो उसके पास अपने टीचर को देखने और उनका सामना करने का भी साहस नहीं था। तो देखिए क्वेश्चन आपका था, सिंपल सा क्वेश्चन था कि जब फ्रेंच हाउ डिड फ्रेंच परफॉर्म व्हेन हिज टर्न केम टू रिसाइट, जब फ्रेंच के सुनाने की बारी आई तो फ्रेंच ने कैसा प्रदर्शन किया। तो देखिए व्हेन इट वाज फ्रेंच टर्न टू रिसाइट, जब फ्रेंच के सुनाने की बारी आई, ही गॉट मिक्स्ड अप ऑन द फर्स्ट वर्ड एंड स्टूड एट हिज प्लेस असेम्ड, वह पहले ही शब्द में उलझ गया और अपने स्थान पर शर्मिंदा होकर खड़ा रहा। ठीक है, ही डिड नॉट हैव द करेज टू लुक अप एंड फेस हिज टीचर, उसके पास अपने टीचर को देखने और उनका सामना करने का भी साहस नहीं था। ठीक है, नहीं रहा। तो यही क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, यानी कि वो याद करके नहीं गया था तो वो अपने स्थान पर शर्मिंदा होकर खड़ा रहा, वो अपने टीचर से नजरें भी नहीं मिला सका क्योंकि उसको याद नहीं था। ठीक है, वो उनका सामना नहीं कर सकता था। तो सेकंड क्वेश्चन भी समझ में आ गया। अब चलिए देखते हैं अपना थर्ड क्वेश्चन। अब देखिए स्टूडेंट, जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है वो क्या है, इसी चैप्टर का क्वेश्चन वो भी है। ठीक है, अभी दूसरे चैप्टर का क्वेश्चन भी हम देखेंगे, लेकिन इसको देख लेते हैं। व्हाट मेड एम हेमल क्राई एंड ऑफ हिज लास्ट लेसन, यानी कि एम हेमल को अपने अंतिम पाठ के समय रोना क्यों आ गया। ठीक है, वह रोना क्यों आ गया, उसको रोने क्यों लगा हल्का हल्का। ठीक है, तो इसका मतलब है कि एम हेमल को अपने अंतिम पाठ में रोना क्यों आ गया, क्योंकि बर्लिन से आदेश आया था कि अब फ्रेंच नहीं पढ़ाया जाएगा। तो एम हेमल जब अंतिम पाठ अपना पढ़ा रहा था तो उसको रोना आ गया। ठीक है, महसूस होने लगा उसको। देखिए क्यों, एम हेमल क्राइड टुवर्ड्स द एंड ऑफ हिज लास्ट लेसन, यानी कि एम हेमल को अपने अंतिम पाठ में रोना आ गया बिकॉज, क्योंकि ही लव्ड, वह प्रेम करता था, द फ्रेंच लैंग्वेज, यानी कि फ्रेंच भाषा से। ठीक है, एंड और फेल्ट, महसूस करता था, पीटी, पीटी का मतलब होता है सहानुभूति या दया। ठीक है, फॉर द विलेजर्स, गांव वालों के लिए। तो क्या हुआ, यम हेमल क्राइड टुवर्ड्स द एंड ऑफ हिज लास्ट लेसन, यानी कि यम हेमल को अपने अंतिम पाठ के समय रोना इसलिए आ गया बिकॉज, क्योंकि ही लव्ड द फ्रेंच लैंग्वेज, वह फ्रेंच भाषा से प्रेम करता था, एंड फेल्ट पिटी फॉर द विलेजर्स, और गांव वालों के प्रति सहानुभूति महसूस करता था। ठीक है, एज दे
क्योंकि दे वुड नॉट बी एबल, ठीक है, अब वो समर्थ नहीं है टू लर्न दियर मदर टंग, अपनी मातृभाषा को सीखने के लिए, एनी लॉन्गर, कभी नहीं, ठीक है। तो वे अब अपनी मातृभाषा फ्रेंच को सीखने के लिए वो अब समर्थ नहीं है, ठीक है। यानी कि एम हेमल सोचता था कि अब गांव वाले अपनी मातृभाषा फ्रेंच को नहीं सीख पाएंगे। क्यों? क्योंकि अब फ्रेंच पढ़ाया ही नहीं जाएगा। तो क्वेश्चन आपका था कि एम हेमल को अपने अंतिम पाठ में रोना क्यों आ गया? तो एम हेमल क्राइड टुवर्ड्स द एंड ऑफ हिज लास्ट लेसन, एम हेमल को अपने अंतिम पाठ में रोना इसलिए आ गया बिकॉज क्योंकि ही लव्ड द फ्रेंच लैंग्वेज, वह फ्रेंच भाषा से प्रेम करता था, एंड फेल्ट पिटी फॉर द विलेजर्स, और गांव वालों के प्रति सहानुभूति रखता था, एज दे वुड नॉट बी एबल टू लर्न दियर मदर टंग एनी लॉन्गर, क्योंकि वे अब अपनी मातृभाषा को कभी सीख नहीं पाएंगे, कभी सीखने में समर्थ नहीं रहेंगे, ठीक है। तो इसीलिए उनको अपने लास्ट लेसन में रोना आ गया, ठीक है। तो तीसरा क्वेश्चन भी समझ में आ गया। अब हम देखते हैं अपना फोर्थ क्वेश्चन क्या है। अब देखिए स्टूडेंट, जो हमारा फोर्थ क्वेश्चन है ये हमारे नेक्स्ट चैप्टर से है, जिस चैप्टर का नाम है लॉस्ट स्प्रिंग, ठीक है। सेकंड चैप्टर का एक क्वेश्चन है, ध्यान से समझना है आपको। देखिए, व्हाट डज साहेब लुक फॉर इन द गार्बेज डंप्स, यानी कि साहेब कूड़े के ढेर में क्या ढूंढ रहा था। शायद ये क्वेश्चन भी मैं आपको पहले बता चुका हूं, लेकिन जो न्यू बच्चे हैं उनको ये नहीं पता है, ठीक है। तो कुछ न्यू क्वेश्चन भी आपको मिलेंगे, कुछ अच्छे क्वेश्चन भी मिलेंगे। वेयर इज ही एंड वेयर हैज ही कम फ्रॉम, वह कहाँ है और कहाँ से आया है। मतलब साहेब कूड़े के ढेर में क्या ढूंढ रहा है, ठीक है, क्या ढूंढता है। वेयर इज ही एंड वेयर हैज ही कम फ्रॉम, वह कहाँ है और कहाँ से आया है। तो इसका आंसर आपको लिखना सिंपल है। देखिए क्या लिखा हुआ है, इन द गार्बेज डंप्स, यानी कि कूड़े के ढेर में साहेब लुक्स फॉर यूजफुल आइटम, साहेब लाभदायक वस्तुओं को ढूंढता है, यूजफुल आइटम, ठीक है, व्हिच, जिसको कैन बी सोल्ड, वो बेच सके, फॉर कैश, यानी कि कैश के लिए। तो साहेब जो है वो कूड़े के ढेर में कुछ मूल्यवान वस्तुओं को ढूंढता है जिसके बदले उसे कैश मिल सके, जिसको बेचकर वो कैश प्राप्त कर सके, ठीक है, धन प्राप्त कर सके। समझ में आया? आगे देखिए, एज दीज आइटम्स कैन बी ट्रेडेड फॉर मनी, और उन वस्तुओं को वो ढूंढता है जिसके बदले उसे मनी मिल सके, पैसे मिल सके, ठीक है। कोई मूल्यवान वस्तु अगर आपको कूड़े के ढेर में मिल गया, आप उसको बेचकर पैसे ले सकते हैं, ठीक है, वही चीज वो ढूंढ रहा है, ठीक है, क्योंकि वो एक रैग पिकर है, कूड़े वाला, ठीक है। दे आर जस्ट लाइक गोल्ड फॉर हिम, और उसके लिए जो कूड़ा करकट है वो एक सोने के समान है। क्यों? क्योंकि उसी से उसका जीवन यापन होता है, ठीक है, उसी से उसको रोटी कपड़ा और मकान मिलता है, ठीक है। आगे देखिए, साहेब एंड हिज फैमिली लिव इन सीमापुरी, यानी कि साहेब और उसके जो परिवार है वो सीमापुरी में रहते हैं। सीमापुरी मतलब दिल्ली में, ठीक है। ए स्लम ऑन द पेरीफेरी ऑफ दिल्ली, यानी कि जो कि दिल्ली के किनारे स्थित है, ठीक है, दिल्ली के किनारे स्थित है, ठीक है, वो एक झुग्गी में रहते हैं। हिज फैमिली हैज माइग्रेटेड फ्रॉम बांग्लादेश, और उसका जो परिवार है वो बांग्लादेश से स्थानांतरित हुआ है, वहां से ट्रांसफर हुआ है, ठीक है, यानी कि वो बांग्लादेश से आए हैं, ठीक है, सिंपल है। और रहते कहाँ है? दिल्ली के सीमापुरी में। अब आखिर वो आए क्यों, वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। तो क्वेश्चन पहले इसको समझ लीजिए एक बार। व्हाट डज साहेब लुक फॉर इन द गार्बेज डंप, साहेब कूड़े के ढेर में क्या ढूंढता है। वेयर इज ही एंड वेयर हैज ही कम फ्रॉम, वह कहाँ है और कहाँ से आया है। तो देखिए, इन द गार्बेज डंप्स, कूड़े के ढेर में, साहेब लुक्स फॉर यूजफुल आइटम, साहेब कीमती वस्तुओं को ढूंढता है। व्हिच कैन बी सोल्ड फॉर कैश, जिसको बेचकर उसे पैसे मिल सके। एज दीज आइटम कैन बी ट्रेडेड फॉर मनी, और जिसके बदले में उसे पैसे मिल सके, मनी मिल सके। दे आर जस्ट लाइक गोल्ड फॉर हिम, और कूड़ा करकट उनके लिए सोने के समान है। साहेब एंड हिज फैमिली लिव इन फीमापुरी, ये स्लम ऑन द पेरीफेरी ऑफ दिल्ली, यानी कि साहेब और उसका परिवार सीमापुरी में रहता है जो कि दिल्ली के किनारे स्थित है, ठीक है, वो एक झुग्गी बनाकर रहते हैं। हिज फैमिली हैड माइग्रेटेड फ्रॉम बांग्लादेश, उसका जो परिवार है वो बांग्लादेश से आया है। सिंपल सा क्वेश्चन है और सिंपल सा आंसर है, ठीक है। तो सभी को नोट करते हुए चलिए, जो मैं बता रहा हूं नहीं समझ में अगर आपको आ रहा है, क्योंकि आप पहली बार पढ़ रहे होंगे, नहीं समझ में आ रहा है दोबारा देखिए, ठीक है, लगातार अभ्यास कीजिए, कभी ना कभी तो आएगा ही, ठीक है। आप कुछ भी कर सकते हैं, नथिंग इज इम्पॉसिबल, कुछ भी असंभव नहीं है, ठीक है। तो चौथा क्वेश्चन भी समझ में आ गया। अब हम देखेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है।
अब देखिए स्टूडेंट, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी इसी चैप्टर का है। देखिए क्वेश्चन क्या है, व्हाई डिड साहेब्स पेरेंट्स, ठीक है, व्हाई डिड साहेब पेरेंट्स लीव ढाका एंड माइग्रेट टू इंडिया, यानी कि साहेब के माता पिता ने ढाका क्यों छोड़ा और भारत में क्यों स्थानांतरित हुए। यानी कि मैंने अभी आपको बताया कि वो बांग्लादेश से हैं, रहते दिल्ली में हैं, लेकिन वो बांग्लादेश को छोड़कर आए क्यों, क्या कारण था जो साहेब के माता पिता बांग्लादेश को छोड़कर भारत में आ गए। तो व्हाई डिड साहेब्स पेरेंट्स लीव ढाका एंड माइग्रेट टू इंडिया, यानी कि साहेब के माता पिता ने ढाका क्यों छोड़ दिया, ढाका कहाँ है, बांग्लादेश में, ठीक है, और भारत क्यों आ गए। तो देखिए सिंपल है, वंस साहेब्स पेरेंट्स लिव्ड इन बांग्लादेश, देखिए साहेब के जो माता पिता है वो बांग्लादेश में रहते थे, ठीक है, एडमिनिस्ट द ग्रीन फील्ड ऑफ ढाका, जो कि ढाका के हरे भरे मैदानों के बीच वो रहते थे, ठीक है, हरे भरे मैदानों के बीच, कितनी अच्छी शांति रही होगी वहां पर। देखिए देयर वियर मैनी स्टॉर्म्स दैट स्वेप्ट अवे देयर फील्ड्स एंड होम्स, तो देखिए उनकी जो खुशियां थी, हरे भरे मैदान के बीच में वो रहते थे, अपने देश में रहते थे, उनकी खुशियों में किसी की नजर लग गई और हुआ क्या, देखिए आगे, देयर वियर मैनी स्टॉर्म्स, वहां जो है बहुत तेज तूफान आया, एंड दैट स्वेप्ट अवे देयर फील्ड एंड होम्स, जो कि उनके घर और उनके खेत को बहा ले गया, यानी कि जो उनका घर था उसको वो जो तूफान था वो उसके घर को उसने नष्ट कर दिया, उसका जो खेत था उसमें जो फसल लगी थी वो भी नष्ट हो गई, ठीक है, उनका घर जो है बह गया उसी तूफान में, वो गिर गया और बह गया, ठीक है, बाढ़ आ गया। समझ में आ गया। दैट्स व्हाई दे माइग्रेटेड टू दिल्ली एंड सेटल्ड डाउन इन सीमापुरी लुकिंग फॉर एन ऑक्यूपेशन। दैट्स व्हाई, यही कारण है कि दे माइग्रेटेड टू दिल्ली, वे दिल्ली आ गए, वे दिल्ली स्थानांतरित हो गए, एंड सेटल्ड डाउन इन सीमापुरी, और सीमापुरी में सेटल हो गए, ठीक है, सीमापुरी में बस गए, लुकिंग फॉर एन ऑक्यूपेशन, यानी कि किसी एक व्यापार को लेकर, ठीक है, वो सोच रहे थे मैं दिल्ली चला जाऊंगा, वहां पर कुछ व्यापार करूंगा, ठीक है, कोई अवसर मुझे प्रदान हो जाएगा, कोई ऑक्यूपेशन मुझे मिल जाएगा। तो क्वेश्चन था कि साहब के माता पिता ढाका, उन्होंने ढाका क्यों छोड़ा और भारत क्यों आ गए। तो देखिए एक बार हुआ क्या कि साहब के माता पिता बांग्लादेश के हरे भरे मैदानों के बीच रहते थे, ठीक है, ढाका के हरे भरे मैदानों के बीच रहते थे। देयर बियर मैनी स्टॉर्म्स दैट स्वेप्ट अवे देयर फील्ड एंड होम्स, वहां बहुत तेज तूफान आया जो कि उनके घर को उड़ा ले गया, उनके घर को बहा ले गया, और उनका खेत जो है, खेत की फसल नष्ट हो गई। दैट्स व्हाई दे माइग्रेटेड टू दिल्ली, यही कारण है कि वो दिल्ली आ गए, दिल्ली आकर बस गए, इन सीमापुरी, दिल्ली के सीमापुरी में आकर बस गए, लुकिंग फॉर एन ऑक्यूपेशन, किसी एक व्यापार के लिए, ठीक है, ताकि वो व्यापार कर सके। तो पांचवा क्वेश्चन भी समझ में आ गया आप लोगों को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, जो हमारा 6 नंबर क्वेश्चन है वो भी इसी चैप्टर का क्वेश्चन है, सेकंड चैप्टर का ही। देखिए इसमें एक और कैरेक्टर है मुकेश, तो यहाँ पर मुकेश के बारे में कहा गया है, हु इज मुकेश, मुकेश कौन है, व्हाट इज हिज ड्रीम, उसका सपना क्या है, यानी कि मुकेश कौन है, उसका सपना क्या है, उसका लक्ष्य क्या है, वो अपने जीवन में बनना क्या चाहता है। तो देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग है, क्या है इसका आंसर, मुकेश बिलोंग करता है बैंगल मेकर्स, चूड़ी बनाने वाले परिवार से। आप फिरोजाबाद, यानी कि मुकेश फिरोजाबाद के चूड़ी बनाने वाले परिवार से बिलोंग करता है, यानी कि चूड़ी बनाने वाले परिवार से संबंध रखता है, वो वहीं पर पैदा हुआ है, ठीक है। वेयर, जहां ईच फैमिली इज एंगेज्ड, सभी परिवार लगे हुए हैं, इन बैंगल मेकिंग, यानी कि चूड़ी बनाने के काम में, जहां का हर एक परिवार चूड़ी बनाने के काम में लगा हुआ है, ठीक है, वही उनका बिजनेस है। समझ में आ गया, यानी कि चूड़ी बनाने का काम होता है। ऑन आस्किंग, पूछे जाने पर, यानी कि जब मुकेश से पूछा गया, ठीक है, मुकेश कहता है आई विल बी, मैं बनूंगा, ए मोटर मैकेनिक, एक मोटर मैकेनिक। तो पूछे जाने पर मुकेश कहता है मैं एक मोटर मैकेनिक बनूंगा, यानी कि वो चूड़ी बनाने का काम नहीं करना चाहता है, वो मोटर मैकेनिक बनना चाहता है, क्योंकि चूड़ी बनाने के काम में बहुत सारे रिस्क हैं, उनकी आंखें भी खराब हो सकती हैं, ठीक है, कांच के छोटे छोटे टुकड़े पड़ सकते हैं। आगे देखिए, आई विल लर्न टू ड्राइव ए कार, मैं कार चलाना सीखूंगा। 10 इस प्रकार ही वांट्स टू बी ए
हिज ओन मास्टर, वह खुद का मालिक बनना चाहता है। ठीक है, वह सोचता है कि मैं जो चाहता हूं वो मैं करूं, जैसे मैं मोटर मैकेनिक बनूंगा, मैं कार चलाना सीखूंगा। ठीक है, वह खुद का मालिक बनना चाहता है, इसका मतलब ये है। ठीक है, ओन मास्टर, खुद का मालिक। हाउ एवर बिकॉज ही इज कॉट अप इन द विशियस साइकिल क्रिएटेड बाई अदर्स। ठीक है, बिकॉज क्योंकि ही इज कॉट अप, वह फंसा हुआ है, इन द विशियस साइकिल, एक दुष्चक्र में, क्रिएटेड बाई अदर्स, जो दूसरों के द्वारा क्रिएट किया गया है। तो क्योंकि वह दूसरों के द्वारा बनाए गए दुष्चक्र में फंसा हुआ है, क्योंकि वो पैदा हुआ है बैंगल मेकिंग परिवार में, यानी कि चूड़ी बनाने वाले के काम में, तो उसको वही करना पड़ेगा क्योंकि वो उसका बिजनेस है, पारिवारिक बिजनेस है। ठीक है, तो वह दूसरों के द्वारा बनाए गए दुष्चक्र में फंसा हुआ है, विशियस साइकिल, दुष्चक्र में वो फंसा हुआ है। ठीक है, क्रिएटेड बाय अदर्स, जो दूसरों के द्वारा बनाया गया है, ही विल नॉट बी एबल टू रियलाइज, अब वह महसूस करने में असमर्थ है, हिज ड्रीम, अपने सपने को, यानी कि वह अपने सपने को साकार करने में असमर्थ है। ठीक है, क्योंकि उसके घर वाले बैंगल मेकिंग का काम कर रहे हैं, वो कुछ दूसरा करना चाहता है। ठीक है, तो वो घर वालों का प्रेशर है। आगे देखिए, एंड विल रिमेन ये बैंगल मेकिंग। ठीक है, एंड विल रिमेन ये बैंगल मेकर, और वह अब एक चूड़ी बनाने वाला बनकर रह जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या था फिर से एक बार देखते हैं। हु इज मुकेश, व्हाट इज हिज ड्रीम, मुकेश कौन है, उसका सपना क्या है। तो मुकेश बिलोंग्स टू द बैंगल मेकर्स ऑफ फिरोजाबाद, मुकेश फिरोजाबाद के एक चूड़ी बनाने वाले परिवार से बिलोंग करता है। वेयर, जहां ईच फैमिली इज इंगेज्ड, प्रत्येक फैमिली लगा हुआ है, इन बैंगल मेकिंग, चूड़ी बनाने वाले काम में। तो जहां का हर एक परिवार चूड़ी बनाने के काम में लगा हुआ है। ऑन आस्किंग, पूछे जाने पर, जब मुकेश से पूछा गया, मुकेश सेज, मुकेश कहता है, आई विल बी ए मोटर मैकेनिक, मैं एक मोटर मैकेनिक बनूंगा। आई विल लर्न टू ड्राइव ए कार, मैं कार चलाना सीखूंगा। 10 इस प्रकार ही वांट्स टू बी ए हिज ओन मास्टर, वह स्वयं का मालिक बनना चाहता है। हाउ एवर बिकॉज ही इज कॉट अप इन द विशियस साइकिल क्रिएटेड बाई अदर्स, क्योंकि वह दूसरों के द्वारा बनाए गए दुष्चक्र में फंसा हुआ है। ही विल नॉट बी एबल टू रियलाइज हिज ड्रीम, वह अपने सपने को साकार करने में असमर्थ रहेगा। एंड विल रिमेन ये बैंगल मेकर, और एक चूड़ी बनाने वाला बनकर रह जाएगा। ठीक है, यानी कि वो अपना सपना पूरा नहीं कर सकता है, क्योंकि वो दूसरों के द्वारा बनाए गए दुष्चक्र में, माया जाल में फंसा हुआ है। ठीक है, तो 6 नंबर क्वेश्चन भी समझ में आ गया। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, जो हमारा 7 नंबर क्वेश्चन है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये हमारे 3rd चैप्टर का क्वेश्चन है। चैप्टर का नाम है डीप वाटर। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, शायद ये पहले मैं आपको बता चुका हूं। व्हेन डगलस रियलाइज्ड दैट ही वाज सिंकिंग, हाउ डिड ही प्लान टू सेव हिमसेल्फ, यानी कि जब डगलस को ऐसा महसूस हुआ कि वह डूब रहा था, हाउ डिड ही प्लान टू सेव हिमसेल्फ, उसने खुद को बचाने का उपाय कैसे बनाया, उसने खुद को बचाने का प्लान कैसे बनाया। तो देखिए, When Douglas realized, जब डगलस को एहसास हुआ दैट कि he was sinking, वह डूब रहा था, he thought, उसने सोचा दैट कि when his feet would hit the bottom, जब उसके पैर सतह पर से टकराएंगे, जो तालाब का सतह होता है, नीचे वाला जो जमीन होता है, उससे जब उसके पैर टकराएंगे, तो पैर जब टकराएगा तो ऊपर की तरफ वो आएगा। ठीक है, तो वो आएगा जब ऊपर की तरफ, तो ऐसे सतह पर, उसकी पानी की सतह पर लेट जाएगा, वो ये सोच रहा था। ठीक है, तो दैट when his feet would hit द बॉटम, जब उसके पैर सतह से टकराएंगे, ही वुड मेक ये बिग जंप, वह एक बड़ी छलांग लगाएगा, कम टू द सरफेस, और वह पृष्ठ सतह पर आ जाएगा, एंड लाई फ्लाइट ऑन हिम, और उस पर सपाट लेट जाएगा। ठीक है, देन ही वुड इजिली पैडल टू द एज ऑफ द पूल, और इस प्रकार से वह आसानी से तालाब के किनारे आ जाएगा। ठीक है, तो सिंपल है। देखिए, वो सोच रहा था कि जैसे ही मैं डूबने लगूंगा तो क्या होगा, मैं ऐसे पैर मेरे जो हैं नदी की सतह से टकराएंगे, ऊपर की तरफ उछाल, लंबी छलांग लगाऊंगा मैं, और ऐसे उसकी सतह पर लेट जाऊंगा, फिर मैं धीरे धीरे तालाब के किनारे आ जाऊंगा। तो उसने खुद को बचाने का ऐसा प्लान बनाया। ठीक है, तो व्हेन डगलस रियलाइज्ड दैट ही वाज सिंकिंग, हाउ डिड ही प्लान टू सेव हिमसेल्फ, यानी कि जब डगलस को महसूस हुआ कि वह डूब रहा था, उसने खुद को बचाने का प्लान कैसे बनाया। तो व्हेन डगलस
डगलस रियलाइज दैट ही वाज सिंकिंग, जब डगलस को एहसास हुआ कि वह डूब रहा था, ही थॉट दैट व्हेन हिज फीट वुड हिट द बॉटम, उसने सोचा कि उसके पैर सतह से टकराएंगे, ठीक है, जो निचला तल है निचली सतह से टकराएंगे, ही वुड मेक ए बिग जंप, वह एक बड़ी छलांग लगाएगा, कम टू द सरफेस, वह सरफेस पर आ जाएगा, एंड लाई फ्लैट ऑन हिम, और उस पर सपाट लेट जाएगा, ठीक है, देन ही वुड इजिली पैडल टू द एज ऑफ द पुल, और इस प्रकार से वह तालाब के किनारे आ जाएगा और वो बच जाएगा, ठीक है। तो ये ऐसे उन्होंने प्लान बनाया। तो देखिए इस वीडियो में हमने यहीं पर हमारा वीडियो समाप्त होता है। 7 क्वेश्चन मैंने आपको बताए, चैप्टर 3 के भी चैप्टर 2 के भी क्वेश्चन मैंने आपको बताया, ठीक है, और चैप्टर 1 के भी क्वेश्चन मैंने आपको बताया, ठीक है। तो यहीं पर हमारा 12th इंग्लिश के 7 मोस्ट इंपॉर्टेंट जो VVIP क्वेश्चंस थे वो यहीं पर समाप्त होते हैं। इन सभी को आप लोग नोट्स कर लीजिएगा, वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि सभी नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलते रहें। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।